नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली जीके डोज में। आज है 1 अगस्त और 1 अगस्त से करंट अफेयर्स के इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हम लोग अपने सेशन में डिस्कस किया जाएगा। ध्यान रहे वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि हर एक क्वेश्चन की डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मिलती रहे, जो हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी नए जितने भी व्यूअर्स आ रहे हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशंस रोज़ाना आपको मिलती रहे। शुरू करते हैं बिना पंचायत के अपने सेशन को। क्वेश्चन ऑफ द डे, कल का क्वेश्चन ऑफ द डे था कि देश का पहला हिंदी माध्यम का मेडिकल कॉलेज किस शहर में शुरू होने जा रहा है, जहां एमबीबीएस की पूरी पढ़ाई जो है वो पूरी तरीके से हिंदी में होगी। ऑप्शंस थे आपके भोपाल, लखनऊ, जबलपुर या पटना। तो करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी, जबलपुर। बढ़ते हैं आज के हेडलाइंस पे। आज के क्या क्या हेडलाइंस हैं जिन पे हमको चर्चा करना है। पहला है, राष्ट्रपति मुर्मू की उपस्थिति में एम्स की पहली दीक्षांत समारोह आयोजित की गई है। दूसरा है, प्रमिला ताई का निधन हुआ है। तीसरा, आरबीआई द्वारा बैंकों और एनबीएफसीज के लिए बैंकों की सीमा तय की गई है। चौथा, सड़क सुरक्षा के लिए एआई बिग डेटा एनालिटिक्स आधारित पायलट प्रोजेक्ट किया गया है। नेक्स्ट है, आरआईएल यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नए सीईओ नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट, बिहार सरकार ने ग्रामीण कार्यकर्ताओं को उपहार दिया। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा मल्टी ट्रैकिंग रेलवे परियोजनाओं की स्वीकृति हुई है। अगला, एसएसबी के नए महानिदेशक की नियुक्ति हुई। नेक्स्ट है, एयर न्यूजीलैंड के नए सीईओ की नियुक्ति हुई। और लास्ट टॉपिक है हमारा, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को बढ़ाया गया है। तो चलिए एक एक करके इस पर डिस्कस किया जाए। पहला क्वेश्चन, किस स्थान पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान यानी कि एम्स का पहला दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया है? वेयर वॉज द फर्स्ट कॉन्वोकेशन ऑफ एम्स हेल्ड इन द प्रेजेंस ऑफ प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू? ऑप्शन है आपके ऋषिकेश, रायपुर, देवघर या भुवनेश्वर। तो अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने अपना जो पहला दीक्षांत समारोह आयोजित किया है वो किया है आपका ऑप्शन नंबर सी, देवघर में। तो सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। 31 जुलाई 2025 को एम्स देवघर का पहला दीक्षांत समारोह हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस समारोह में मुख्य अतिथि रहीं। राष्ट्रपति ने डॉक्टरों को संवेदनशीलता और करुणा से सेवा देने की सलाह दी है और उन्होंने एम्स देवघर को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं में भी योगदान देने की अपील की। अगला सवाल है, हाल ही में जिनका निधन हुआ प्रमिला ताई मेढ़े, वे किस संगठन की प्रमुख संचालिका थीं? प्रमिला ताई मेढ़े हु रिसेंटली पास्ड अवे वाज द चीफ ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? ऑप्शन हैं आपके राष्ट्र सेविका समिति, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स, अखिल भारतीय महिला परिषद या वनवासी कल्याण आश्रम। तो अभी जिनका निधन हुआ है, जिनका नाम है प्रमिला ताई मेढ़े, ये राष्ट्र सेविका समिति की प्रमुख संचालिका थी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इस क्वेश्चन का। प्रमिला ताई मेढ़े जो राष्ट्र सेविका समिति की प्रमुख संचालिका थी, इनका निधन हाल ही में हुआ, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी ने शोक व्यक्त किया। उन्होंने अपने जीवन को महिला सशक्तिकरण और समाज सेवा को समर्पित किया है। प्रधानमंत्री ने उन्हें समावेशी सामाजिक विकास का प्रेरणा स्तंभ बताया। उनका योगदान आने वाली पीढ़ियों को मार्गदर्शन देता रहेगा। अगला सवाल है, आरबीआई द्वारा हाल ही में बैंकों और एनबीएफसीज के लिए एआईएफ यानी कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स में निवेश की सीमा क्या तय की गई है? एज पर द लेटेस्ट आरबीआई रूल्स, व्हाट इज द ओवरऑल इन्वेस्टमेंट कैप मीन्स कैपिटल फॉर रेगुलेटेड एंटिटीज इन एन एआईएफ स्कीम? ऑप्शन है आपके 10% पर रेगुलेटेड एंटिटीज एंड 20% ओवरऑल, 15% पर रेगुलेटेड एंटिटीज एंड 30% ओवरऑल, 20% पर रेगुलेटेड एंटिटीज एंड 25% ओवरऑल, या फिर कोई लिमिट दिया ही नहीं है। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 10% पर रेगुलेटेड एंटिटीज और 20% ओवरऑल की सीमा तय की गई है। आरबीआई ने एआईएफ में निवेश संबंधी नियमों को आसान बनाया। अब कोई भी बैंक या एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन किसी एआईएफ स्कीम में अधिकतम 10% निवेश कर सकता है। सभी रेगुलेटेड एंटिटीज मिलकर अधिकतम 20% निवेश कर सकेंगी।
और ये नियम 1 जनवरी 2026 से लागू होगा या उससे पहले भी यदि संस्थान अतिरिक्त नीति के तहत लागू करे। और इक्विटी इन्वेस्टमेंट अब सख्त प्रोविजनिंग नॉर्म्स के बाहर होंगे, यानी कि जितना भी रूल बनाया गया है प्रोविजंस के लिए उससे बाहर किया जाएगा। अगला सवाल, सड़क सुरक्षा के लिए एआई और बिग डाटा एनालिटिक्स आधारित पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? ध्यान रखिएगा, पहला है इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट बनेगा ये। विच इज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू लॉन्च एन एआई एंड बिग डेटा एनालिटिक्स बेस्ड ऑन रोड सेफ्टी पायलट प्रोजेक्ट? ऑप्शन है आपके उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र या तमिलनाडु। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना जिसने मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज द्वारा अनुमोदित एआई बेस्ड रोड सेफ्टी पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया। परियोजना आईटीआई लिमिटेड और ग्लोबल फर्म एमोलॉजिका द्वारा निःशुल्क क्रियान्वित की जा रही है। परियोजना में कोई वित्तीय बोझ केंद्र सरकार पर नहीं पड़ेगा। 2025-26 बजट में 10 करोड़ रुपए इस हेतु राज्य सरकार द्वारा आवंटित किए गए हैं। और दुर्घटनाओं के कारण ब्लैक स्पॉट, वाहन व चालक डेटा, मौसम आदि का विश्लेषण करके पूर्वानुमानात्मक एआई मॉडल तैयार किया जाएगा। अगला सवाल, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड? ऑप्शन हैं आपके आकाश अंबानी, ईशा अंबानी, अनंत अंबानी या फिर नीता अंबानी। तो करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अनंत अंबानी। अनंत अंबानी को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया। आरआईएल के बोर्ड ने 25 अप्रैल 2025 को यह निर्णय लिया जिसे शेयर धारकों ने मंजूरी भी दी थी। अनंत अंबानी पहले से आरआईएल में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में कार्यरत थे। यह नियुक्ति अंबानी परिवार की दीर्घकालिक उत्तराधिकार योजना का हिस्सा है और अनंत अंबानी अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बिहार सरकार ने किन ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए प्रोत्साहन राशि बढ़ाने की घोषणा की है? Recently, the Bihar government increased incentives for which category of rural health workers? Options हैं आपके आशा एंड ममता वर्कर्स, एएनएम्स एंड जीएनएम्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स या फिर रूरल डॉक्टर्स। तो अभी हाल ही में बिहार सरकार ने आशा और ममता वर्कर्स जो ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं इनके लिए प्रोत्साहन राशि बढ़ाने की घोषणा की है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इस क्वेश्चन का। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आशा और ममता कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी घोषणा की। इन फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को अब पहले से ज़्यादा प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ये कार्यकर्ता ग्रामीण क्षेत्रों में मां और बच्चे की स्वास्थ्य सेवाओं में अहम भूमिका निभाते हैं। टीकाकरण, प्रसव पूर्व देखभाल और नवजात शिशुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में इनका योगदान उल्लेखनीय है। यह कदम ग्रामीण स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में लिया गया है। एक्चुअल में सब इलेक्शन का चोचला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में स्वीकृत मल्टी ट्रैकिंग रेलवे परियोजनाएं कितने राज्यों के 13 जिलों को कवर करेंगी? रिसेंटली अप्रूव्ड मल्टी ट्रैकिंग रेलवे प्रोजेक्ट्स बाय द इंडियन गवर्नमेंट विल कवर 13 डिस्ट्रिक्ट्स इन हाउ मेनी स्टेट्स? ऑप्शन हैं आपके 3 स्टेट, 4 स्टेट, 5 स्टेट या 6 स्टेट। तो केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में स्वीकृत मल्टी ट्रैकिंग रेलवे परियोजना को 13 जिलों के 6 स्टेट्स में, यानी कि 6 स्टेट्स के 13 जिलों में कवर किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 574 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क विस्तार को मंजूरी दी। 6 राज्य जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और झारखंड के 13 जिलों को लाभ मिलेगा। कुल लागत है लगभग 11,169 करोड़। पूरा होने की समय सीमा जो है वो है 2028 से 29 तक और 229 लाख मानव दिवस का प्रत्यक्ष रोजगार सृजन होगा। यह परियोजनाएं पीएम गति शक्ति योजना के तहत हैं जिनका लक्ष्य मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देना है। करीब 43.6 लाख जनसंख्या वाले 2,309 गांवों को बेहतर रेल संपर्क भी मिलेगा। ये डेटा आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन हैं आपके अमृत मोहन प्रसाद, संजय सिंघल, राकेश अस्थाना या फिर राजीव राय भटनागर। तो अभी हाल ही में एसएसबी के नए महानिदेशक संजय सिंघल जी को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट इस क्वेश्चन का। संजय सिंघल को सीमा सशस्त्र बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। 1 सितंबर 2025 को ये पदभार ग्रहण करेंगे।
ये 1993 बैच के यूपी कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। वर्तमान में बीएसएफ में विशेष निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। उनका कार्यकाल 31 दिसंबर 2028 तक रहेगा या अगले आदेश तक, और वे अमृत मोहन प्रसाद जी का स्थान लेंगे जो अभी हाल ही में सशस्त्र सीमा बल के निदेशक हैं अभी वर्तमान में। इनका रिटायरमेंट 31 अगस्त 2025 को। उसके बाद से 1 सितंबर से संजय सिंघल जी बागडोर संभालेंगे एसएसबी की, और एसएसबी की स्थापना 15 मई 1963 को भारत चीन युद्ध के बाद की गई थी। अगला सवाल, अक्टूबर 2025 में एयर न्यूजीलैंड के नए सीईओ के रूप में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नियुक्त किया गया है? Which Indian origin executive has been appointed as the new CEO of Air India New Zealand? Air India बोलो, माफ करिएगा, Air New Zealand, इफेक्टिव अक्टूबर 2025। ऑप्शन हैं आपके सुंदर पिचाई, राज सुब्रमण्यम, अभय मस्ताना या फिर निखिल रविशंकर। तो अक्टूबर 2025 से एयर न्यूजीलैंड के जो नए सीईओ हैं ना, वो एक भारतीय मूल के व्यक्ति हैं और उनका नाम है निखिल रविशंकर। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। निखिल रविशंकर एयर न्यूजीलैंड के अगले सीईओ नियुक्त हुए हैं। वे 20 अक्टूबर 2025 से सीईओ का पदभार ग्रहण करेंगे। उन्होंने ग्रेग फोरन का स्थान लिया है जिन्होंने इस्तीफा दिया था, और निखिल अभी तक एयर न्यूजीलैंड में चीफ डिजिटल ऑफिसर के रूप में कार्यरत थे। उनके नेतृत्व में एयरलाइन के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और कस्टमर एक्सपीरियंस में बड़ा सुधार हुआ है। अब है आज का फाइनल क्वेश्चन। हाल ही में लोकसभा ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को 13 अगस्त 2025 के बाद कितनी अवधि के लिए बढ़ाने को मंजूरी दी है? सभी को पता है कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू है। उसकी अंतिम जो समय सीमा थी वो थी 13 अगस्त, लेकिन अभी के हालातों को देखकर उसको बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है। और ये कितने समय के लिए बढ़ाया जा रहा है? ऑप्शन हैं आपके 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ्स या 12 मंथ। तो करेक्ट आंसर है अभी राष्ट्रपति शासन को मणिपुर में 6 महीने के लिए बढ़ाया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। लोकसभा में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को 6 महीने के लिए और आगे बढ़ाने की मंजूरी दी गई है। ये विस्तार 13 अगस्त 2025 के बाद प्रभावी होगा। सरकार का उद्देश्य शांति, स्थिरता और कानून व्यवस्था बनाए रखना है। राज्य में हिंसा और मौतों में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे संवाद और विश्वास निर्माण का उम्मीद जग रहा है, और यह फैसला केंद्र सरकार की सख्त लेकिन संतुलित रणनीति को दर्शाता है। तो ये थे बच्चा लोग आपके आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगे। अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करा करिए, लाइक आप लोगों का नहीं रहता है। दूसरा चीज़, क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिए, आपके लिए फ़ायदा है। अगर आपको लगता है कि कमेंट की वजह से मैं अपना कुछ बढ़ाने वाला हूँ तो आपके ऊपर है, जैसा आप सोचो, बट ऐसा कुछ है नहीं। ये आपके लिए इजी पड़ेगा, क्योंकि जितना आप इंटरेस्ट लोगे, जितना आप इंगेज रहोगे क्वेश्चंस में, उतना आपको सीखने को मिलेगा। हो सके तो आप लोग आंसर के साथ साथ 3-4 लाइन और अगर आपको जानकारी मिलती है तो उसको भी लिखें उसमें। और नेक्स्ट चीज़ है, नए व्यूवर्स जो आ रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और जो हमारे व्यूवर्स अभी के हैं, मौजूदा व्यूवर्स हैं, वो लोग शेयर करें अपने दोस्तों को, मित्रों को। ठीक है। अब आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, हाल ही में लॉन्च किए गए संचार साथी मोबाइल ऐप को हिंदी सहित कुल कितनी भाषाओं में उपलब्ध कराया गया है? ऑप्शन है आपके 15, 18, 22 या 25। करेक्ट आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में फेंक के मारना है। ठीक है। और फिर से कहूँगा, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और नए व्यूवर्स चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। ये बेल थोड़ा सा गर्मी की वजह से टेढ़ा हो गया है, लेकिन प्रेस जरूर करिएगा ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, हर हर महादेव।